Hello everyone, I'm Aastha and welcome back to another video. So today we will see how to make notes. So finally I'm here and sorry for late and don't mind थोड़ा सा लेट हो गया इस बार and yes इस वीडियो में लास्ट में मैं थ्रू एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करूँगी तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना. So let's start with tip number 1 that is don't write down every word. देखिए बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सारी की सारी एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं अपनी नोटबुक में या फिर जहाँ पर भी आप अपने सेल्फ नोट्स बनाते हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि अगर आप एज इट इज़ उसे कॉपी डाउन कर देंगे तो उससे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है. चाहे आप उसे बुक में पढ़ें या फिर अपने नोट्स में पढ़ें, समझ तो कुछ आ नहीं रहा तो अपनी लैंग्वेज में उसे लिखिए. चाहे वो शॉर्ट करके लिखिए, डिटेल में लिखिए, इस तरह से लिखिए अपनी लैंग्वेज में कि जब आप उस नोट्स को पढ़ें तो आपको बुक से ज़्यादा क्लियर हो. अगर आपको वो चीज़ समझ आ गई तो आप अपनी लैंग्वेज में उसे लिख सकते हैं. तो हर वर्ड नहीं लिखना है और चाहें तो अपनी खुद की समरी बनाकर लिख सकते हैं आप. सेकेंड टिप, डिसाइड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. यानी आपको क्या डिसाइड करना है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है. नोट्स में अगर आपने ये सीख लिया कि इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या लिखना है तो समझ लीजिए आपने नोट्स बनाने सीख लिए हैं. यानी अगर कोई भी चैप्टर के आपको नोट्स बनाने हैं और पूरा बहुत डिटेल्ड चैप्टर है उसमें से अगर आपने ये देखकर समझ लिया कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें से तो ये समझ लेना आपको नोट्स बनाने आ गए. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने आपको आनी चाहिए. नेक्स्ट है बी एन एक्टिव लिसनर. यानी जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं या कर रहे थे उस टाइम आपका जो लिसनिंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. यानी कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. पूरे कंसंट्रेशन से वहाँ पर टीचर को सुनना है ताकि अगर आप सुने वो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए. अगर नहीं याद रहती तो एक रफ़ नोटबुक रखिए, उसमें एक पूरा जो टीचर कह रही है एज इट इज़ कॉपी डाउन ना करें, एक एक वर्ड लिख लें ताकि थोड़ी हिंट मिल जाए तब आप नोट्स बना रहे हों. तो लिसनिंग पावर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ यूज़ सिम्बल्स एंड एब्रीविएशंस. देखिए दोनों का मतलब मैं बता देती हूँ. जैसे कि आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं और उसकी वजह से आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है. अगर वो वर्ड्स आपके नोट्स में बहुत कॉमन है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. जैसे कि कुछ एब्रीविएशंस लाइक बिकॉज को बार बार अगर आप यूज़ कर रहे हैं उससे टाइम वेस्ट हो रहा है. सेकंड थिंग, आपका पेज वेस्ट हो रहा है. तो BCOZ इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है तो नोट्स में आप ये लिख सकते हैं. सेकंड चीज़, सिम्बल्स जैसे कि इज़ इक्वल टू, उस पूरे को लिखने की जगह आप इज़ इक्वल टू का साइन डाल सकते हैं. तो ये थी कुछ कॉमन सिम्बल्स और एब्रीविएशंस जिसे आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप, यूज़ कलर्स यूज़ करना इसका ये मतलब नहीं है कि आप डेकोरेशन करें, ना कि कोई स्टिकी नोट्स आपको यूज़ करने हैं. सिंपल सी चीज़ क्या करनी है कि आपको एक कलर कोड रख लेना है हर एक सब्जेक्ट के लिए. जैसे कि इम्पॉर्टेंट टिप्स के लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रेड कलर से लिखेंगे, ब्लू से एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के लिए, ग्रीन से फॉर्मूलाज. तो इस तरह से लिखेंगे तो आपके नोट्स सबसे बेस्ट बनेंगे. ब्लैक एंड ब्लू के चक्कर में रहेंगे तो कई स्टूडेंट्स एक ही पेन से सारा कुछ करते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि उन्हें समझ नहीं आता है या फिर काफ़ी बार इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप रेड से भी लिख सकते हैं. रिवाइज़ योर नोट्स एज सून एज पॉसिबल. देखिए नोट्स को रिवाइज करना इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कभी कभार क्या होता है पूरा चैप्टर रीड करना एग्ज़ाम्स के टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता है. उस टाइम पर आप क्या करें, जो नोट्स आपने बना लिए हैं उसे टाइम टू टाइम रीड करते रहें. जितना चैप्टर कवर हो चुका है और उतने नोट्स आपने बना लिए हैं तो उसे उसी टाइम पढ़ लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए ताकि जो आप नेक्स्ट नोट्स बनाएं वो उससे भी अच्छे बने. क्योंकि अगर आपको पिछला समझ आ जाएगा तो अगले जो नोट्स हैं वो आप और भी अच्छे बना पाएंगे. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ बी कंसिस्टेंट. यानी आपको एकदम कंसिस्टेंट रहना है. डोंट बी टेस्ट कि बहुत सारी नोट्स बनाने हैं या फिर इस तरह की बातें. मान लीजिए आपने बहुत लंबा लेक्चर अटेंड किया है और उसमें आपका चैप्टर ख़त्म और आपको नोट्स बनाने हैं खुद से.
बहुत बच्चे इस चीज़ को लेकर टेंस्ड हो जाते हैं। स्कूल के नोट्स की या फिर कॉलेज के नोट्स की अलग बात है, लेकिन अगर आप सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो उसमें इतना टेंस्ड होने की बात नहीं है। थोड़े थोड़े करके नोट्स बनाइए और खुद की समरी यूज़ करें। नेक्स्ट टिप, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। देखिए, सभी की हैंड राइटिंग डिफरेंट होती है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा कैलीग्राफी में लिखना है या फिर बहुत ज़्यादा अगली लिखना है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए कि आपको बस समझ आए। एक बार लिख दिया और अगली बार पढ़ा तो कुछ नहीं समझ आ रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत वाली गंदी वाली हैंड राइटिंग नहीं लिखनी है, बस ऐसी नॉर्मल से लिखनी है जो कि आप बाद में पढ़ें, समझ आए और जल्दी भी लिखी जाए। तो इस तरह की हैंड राइटिंग आप यूज़ करें। नेक्स्ट स्टेप, फॉरगेट स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखिए, इंग्लिश की बात करें तो उसमें एग्ज़ाम्स में स्पेलिंग के मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ग्रामर के भी कट जाते हैं। लेकिन अगर एसएस, मैथ्स या फिर साइंस की बात करें तो नॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसलिए स्पेलिंग एंड ग्रामर को तो नोट्स में भूल जाइएगा, एक्सेप्ट इंग्लिश। ठीक है, तो उसमें जितनी आपके पास नॉलेज है उसे अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन कीजिए, अपने वर्ड्स में लिखिए एंड उसको रीचेक ना कर, बार बार नहीं करना है। तो इसलिए उसे रीचेक करने के बजाय आप उसे सिर्फ रीड आउट या फिर रिवाइज कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर इतना मैटर नहीं करता नोट्स के मामले में, तो इसे आती है तो लिखिए, नहीं आती है तो उसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप इज़ माइंड मैपिंग। ये मेरी फेवरेट टिप है, क्योंकि अगर मुझे समरी लिखनी नहीं आती ना तो मैं माइंड मैपिंग कर देती हूँ वहाँ पर। अगर नोट्स नहीं आते तो माइंड मैपिंग कर देनी है, यानी पूरे चैप्टर में जितना भी समझ आया है, चैप्टर का नाम लिखा बीच में और एरोज डाल के ना जो जो पॉइंट समझ आए हैं वो लिख दीजिए, ताकि जितना आता है मैक्सिमम उतना तो आप कर ही सकते हैं। तो देखिए, अब हमने टिप्स तो देख ली हैं, अब हम देखने वाले हैं क्या, नोट पैटर्न, यानी लिखना किस तरह से है। टिप्स तो मिल गई, अब पहले क्या है बाद में क्या है वो देखेंगे। तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, वो होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट कोई टिप, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो यहाँ पर लिखना है। उसके नीचे आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ टॉपिक, और उसके नीचे डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स। लेट्स सपोज कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का लिखना है आपको, तो टॉपिक की जगह फोटोसिंथेसिस, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और फंक्शंस जो भी आपको राइट डाउन करना है। उसके नीचे फिगर्स या फिर डायग्राम्स, जो भी उसकी फिगर है, डायग्राम है। डायग्राम नहीं है तो आप इसकी जगह माइंड मैप ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, माइंड मैप लास्ट में ड्रॉ करना है तो वहाँ पर कीजिए, या फिर फर्स्ट पे ड्रॉ करना है तो वहाँ पर कर सकते हैं। तो यही था हमारा नोट पैटर्न। अगर आपको ये नोट पैटर्न नहीं सूटेबल करता तो आप दूसरा वाला भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसी नोट पैटर्न का एक बार आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ कि किस तरह से लिखना है। सबसे पहले तो जिस पेज पर आप लिख रहे हैं ना, वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बहुत ही क्रम्पल्ड पेपर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का टॉपिक लिया है। नीचे मैंने कुछ डेफिनेशंस लिख दी हैं, जैसे कि मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है यहाँ पर, आपने नोटिस करा होगा। एंजाइम्स की जगह उसकी शॉर्ट में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इसी तरह सलाइवा की सलाइवरी अमाइलेज। ऊपर जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसमें मैंने लिख दिया कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यानी शॉर्ट में लिख दिया। ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं, यानी जो सेल्फ नोट्स मैं बनाती हूँ ना वो इसी तरह से बनते हैं, शॉर्ट में, क्योंकि मुझे उसका पूरा मीनिंग पता है तो मैं एग्ज़ाम में अपने आप से बना के लिख सकती हूँ। अब जिन्हें वो वाला मेथड अच्छा नहीं लगा तो वो आप कॉर्नल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यही होता है कॉर्नल मेथड, इसमें टाइटल ऊपर और इस तरह से मार्जिन ड्रॉ करके नीचे समरी, बट मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। फर्स्ट चीज़ कि इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, एंड सेकंड कि इसमें ना मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। तो आप चाहें, अगर आपको ये सूट करता है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं करता तो जो मैंने बताया वो वाला कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।